तो आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं BSSC इंटर स्तरीय के एग्जाम को देखते हुए, जो कि मार्च में होने की संभावना है, मैं लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूं। ये दूसरा बुक है जो कि द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी का बुक है, जिसका ये तीसरा नंबर सेट है। मैंने पहले 2 सेट करवा दिया है रुक्मणी पब्लिकेशन का, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने 14 सेट जो है वो किरण पब्लिकेशन का भी करवाया है। वो सब सारे सेट आपको जो है वो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्वेश्चन से अपडेट रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह का पूछ सकता है और हमें प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहिए। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। इसमें जीके और साइंस के सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मल्चिंग। अच्छा, मल्चिंग के बारे में जान लें कि मल्चिंग होता क्या है। तो मल्चिंग एक सामग्री है जो कि सामग्री की मतलब सुरक्षात्मक परत है जो मिट्टी के तह के शीर्ष पर फैली हुई होती है। किस पे? एक सामग्री की एक सुरक्षात्मक परत है जो मिट्टी की तह के शीर्ष पर फैली होती है, ठीक है। अच्छा, मल्चिंग मिट्टी की क्या करता है? तो मल्चिंग जो है वो मिट्टी के नमी के संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता में सुधार और खरपतवार के विकास की कम करने में जो है को कम करने में ये मदद करती है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एक और पॉइंट इसमें आपको दिख रहा होगा है क्या, वो कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है? तो आप जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि कंपोस्ट क्या एक प्रकार का खाद है। क्या है ये? कंपोस्ट एक प्रकार का खाद है दोस्तों, जो कि जैविक पदार्थों के अपघटन एवं पुनः चक्रण से प्राप्त की जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया। और फर्टिलाइजिंग तो ये उर्वरक होता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? कहता है कि औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पदधारक सामंतों यानी मिर्जा राजा का खिताब दिया था। यानी कौन कौन से जिनको मिर्जा राजा का खिताब दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जय सिंह और जसवंत सिंह को। किसे? जय सिंह और जसवंत सिंह को। ये कहाँ के थे राजा? तो राजा जय सिंह जो थे ना वो आमेर के। कहाँ के? राजा जय सिंह आमेर के। जबकि राजा जसवंत सिंह मुगल सेना में योग्यतम सेनापतियों का जो है ये सेनापतियों में से थे। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये राजा जय सिंह आमेर का और राजा जसवंत सिंह जो है मुगल सेना में योग्यतम सेनापतियों में से थे। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा और हम औरंगजेब से संबंधित कुछ बात जान ले तो, या फिर जय सिंह से भी कह ले तो, बीजापुर के विरुद्ध जब अभियान में असफल होने के बाद, जब बीजापुर का युद्ध हो रहा था तो उसका जब अभियान चल रहा था तो उसमें असफल हो गया। ये युद्ध कब चल रहा था? तो 1667 ईस्वी में, ठीक है। असफल होने के बाद बुरहानपुर में, कहाँ? बुरहानपुर में राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई थी। बुरहानपुर में जो है वो राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई थी। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। कब? 1667 ईस्वी में। जबकि राजा जसवंत सिंह की मृत्यु जो है, राजा जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 ईस्वी में हुई थी। कहाँ? अफगानिस्तान के जो जमरूद नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान पर जो है राजा जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 ईस्वी में हो गई थी। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? कहता है कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्यों का उनका स्थान ले लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1/3 सदस्य। आप पढ़ते होंगे तो फिर भी हम राज्यसभा से संबंधित जो है क्वेश्चन कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रश्न उठता है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो आप क्या लगाएंगे? अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? अप्रैल 1952 को। जबकि पहली बैठक की अगर बात करेगा तो पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। ध्यान में रखेंगे। अच्छा, राज्यसभा का गठन का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 80 में जो है दोस्तों, आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा का गठन का
उल्लेख मिलता है। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, एक चीज और भी मैं आपसे सवाल कर दूं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी पदेन सभापति का मतलब क्या है, अध्यक्ष के रूप में ये कार्य करता है। कौन? राज्यसभा का, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया? क्या किसने सैन्य अभियान शुरू किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तो दक्षिण भारत की विजय के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। ठीक है, ये किसे भेजा था दोस्तों? तो मलिक काफूर को भेजा था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अब्दुल हमीद लाहौरी, क्या है? अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक यानी डैश का आधिकारिक इतिहास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शाहजहां के। ठीक है, बादशाहनामा जो है वो अब्दुल लाहौरी तो लिखे ही थे बादशाहनामा, इसके साथ एक और था पादशाहनामा। क्या? पादशाहनामा। ये दोनों के दोनों जो है ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने ही लिखा था, लेकिन पादशाहनामा में जो है वो शाहजहां के काल में अकाल के बारे में चर्चा की गई है। जो शाहजहां के काल में अकाल आई हुई थी उसकी चर्चा जो है वो पादशाहनामा में मिलती है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ आपको बता दें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, 1510 में। इसके बारे में थोड़ा सा जान ले तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 1509 ईस्वी में, क्या 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया। और 1510 ईस्वी में, ठीक है, 1509 ईस्वी में जो है वो वायसराय बन करके आया और 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। किसे छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न उठता है और आप प्रश्न किया जाए कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन सा था, तब आप क्या लगाएंगे? अब आप क्या बोलते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लगाएंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो आप फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लगाएंगे, जबकि ऑप्शन में अल्बुकर्क और अल्मेडा दोनों होगा। ठीक है, लेकिन आपसे बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मेडा जो है जिसकी शासन जो उस समय रहा 1505 से लेकर के 9 तक के बीच में रहा था। अल्मेडा जो है वो क्या, ब्लू वाटर, ध्यान में रखेंगे, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने शुरू की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू की थी। तो इस चीज का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भित्ति चित्रकारी मौजूद है। ध्यान में रखेंगे। अच्छा, तो भारतीय चित्रकला की गौरवशाली इतिहास का आरंभ जो था ना, वो भित्ति चित्रों से ही होता है। ठीक है, जब भी अगर भारतीय चित्रकला के गौरवशाली इतिहास की बात की जाए, मतलब लेवल की, तो आप समझ लेंगे कि उसमें किस चित्र का वर्णन किया गया है, तो भित्ति चित्रों का। अब इसमें एक और अजंता की गुफाओं का जिक्र आया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान ले कि अजंता की गुफा में कुल कितने गुफाएं हैं। तो कुल 29 गुफाएं हैं। कितने गुफाएं हैं दोस्तों? 29 गुफाएं। ये कहाँ है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र के दोस्तों जो है ये औरंगाबाद में है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अजंता की गुफा में बने चित्र जो हैं वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप बिल्कुल कॉपी पे लिख लीजिए, जो कि VVI है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि अजंता की गुफा की खोज किसने की थी? आपसे ये पूछ सकता है, तो आप लगाएंगे अजंता की गुफा की खोज किसने की थी? जॉन स्मिथ ने। किसने? जॉन स्मिथ ने। कब? तो ये 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने जो है वो अजंता की गुफा की खोज की थी 1819 ईस्वी में। तो इतनी सारे मैंने आपको फैक्ट बताया, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है,
8 कहता है लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 साइमन कमीशन। अच्छा, ये बताएंगे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, ये भारत कब पहुंचा, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइमन कमीशन के बारे में, तो लाला लाजपत राय जो है ना, वो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जेम्स स्कॉट द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स स्कॉट नाम रखे, याद रखेंगे दोस्तों। तो जेम्स स्कॉट द्वारा बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया, किन पे? लाला लाजपत राय पर, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे तथा उनकी 17 नवंबर, कब? 17 नवंबर है ना 1928 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने ऑर्डर दिया था? तो जेम्स स्कॉट ने। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को जो है वो 1927 को राज्य सचिव बर्केनहेड, ध्यान में रखेंगे, क्या नाम है इसका? बर्केनहेड के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी नियुक्ति कब की गई थी साइमन कमीशन की? 8 नवंबर 1927 को बर्केनहेड के द्वारा। ठीक है, अच्छा, साइमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी चीज आप जान लेंगे। तो साइमन आयोग का जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वो जॉन साइमन ही थे, ध्यान में रखेंगे। इन्हीं के नाम पर इनका नाम साइमन आयोग रखा गया। अच्छा, अब एक चीज और बताते हैं कि इंडियन जो थे, भारतीय, साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे? इसलिए कि साइमन कमीशन में टोटल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे और सातों के सातों जो थे वो अंग्रेज थे। वो एक भी उसमें भारतीय नहीं था, एक भी इंडियन नहीं थे, जिसके वजह से जो है वो साइमन कमीशन को वापस जाने की बात कही गई थी। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और भी हम अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसका समझ लीजिए कि मैं ऑपरेशन कर देता हूं साइमन कमीशन का, और आप इसको जहन में बिठा लीजिए कि एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो और पॉइंट आपसे देख लेंगे कि 1927 के कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता था वो किसने किया था? तो 1927 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दोस्तों M.A. अंसारी ने किया था। किसने? M.A. अंसारी ने। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेकिन भारत जो है वो साइमन कमीशन भारत कब आया? प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट। तो साइमन कमीशन जो भारत आया ना, वो कब? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। इस चीज को इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि साइमन कमीशन से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, सारा क्वेश्चन को आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट क्लाइव। किसने? रॉबर्ट क्लाइव। तो जरा इसके बारे में जान ले। तो पहले कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 23 जून 1757 को बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर पलासी नामक गांव पर जो है वो पलासी का युद्ध हुआ था। साथ ही साथ इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, तथा दूसरी ओर सिराजुद्दौला, कौन? सिराजुद्दौला की ओर से मीर मदान और मोहनलाल अंत तक युद्ध करते रहे थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। हालांकि बाद में बताया जाता है कि जो क्या नाम है इसका, हाँ, मीर जाफर जो था, इसमें इनको गद्दारी कर दिया था सिराजुद्दौला की तरफ से। मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला की तरफ से जो है वो मीर जाफर जो है गद्दारी कर दिया था, जिसमें सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। बाद में ध्यान में रखेंगे कि बाद में जो है वो इतिहासकारों ने मीर जाफर को मीर जाफर को एक बहुत ही उचित संज्ञा दी थी कि क्लाइव का ये गिद्दड़ कहा था इसको। मीर जाफर को क्या कहा था दोस्तों? क्लाइव का गिद्दड़। तो मीर जाफर को क्लाइव का गिद्दड़ जो है इतिहासकारों ने इसका नाम दिया। इस चीज का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का उपन्यास किसने लिखा? तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अरुंधति राय। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 1 1892 में। ठीक है, अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात कर ले तो नौरोजी जो थे वो वर्ष 1892 में ही ब्रिटेन के आम चुनाव में, है ना, लिबरल पार्टी, कौन सी पार्टी? लिबरल पार्टी के जो है टिकट पर फिन्सबरी, ध्यान में रखेंगे, फिन्सबरी सेंट्रल से चुनाव जीता था। ठीक है, ये जीत गए थे फिन्सबरी सेंट्रल
से चुनाव इन्होंने जीता था। वैसे तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के भी नाम से जाना जाता है, जिसको वृद्ध कह लीजिए या पितामह कह लीजिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। अच्छा, दादा भाई नौरोजी का एक लिखा हुआ बहुत ही फेमस बुक था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ, क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? हाँ, 12वां प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो मरणोपरांत इनको जो भारत रत्न दिया गया था, कब? 1990 में। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अच्छा, इसको जो है किस भाषा में लिखा गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो 1875 ईस्वी में, कब? 1875 ईस्वी में, यानी सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था दोस्तों? हिंदी भाषा में। अगर हम आपसे पूछ दें कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि दयानंद सरस्वती जो है एक नारा दिया था, स्लोगन दिया था। उस स्लोगन का नाम क्या है? तो वेदों की ओर लौटो। क्या नाम है दोस्तों? वेदों की ओर लौटो। हालांकि दयानंद सरस्वती के बारे में एनी बेसेंट का कहना था कि स्वामी दयानंद सरस्वती वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। इसकी भारत भारतीयों के लिए ये बात किसने कही, पुष्टि करी? तो एनी बेसेंट ने। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 का ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, डैश में वाइचिंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के स्थान पर बनाया गया। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सिक्किम में जो है वो नामची, सिक्किम के नामची में, क्या? नामची याद रखेंगे। सिक्किम के नामची में जो है वो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे वाइचिंग भूटिया के नाम पे एक स्टेडियम बनाया गया। ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इनको अर्जुन अवार्ड कब मिला? तो 1998 में जो है इनको अर्जुन अवार्ड मिला, जबकि 2008 ईस्वी में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। अच्छा, थोड़ा सा सिक्किम के बारे में जान ले कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य कब बनाया गया? तो 36वां संविधान संशोधन, कौन सा? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत जो है वो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो इसका 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हजीरा। अच्छा, पारदीप कहाँ है? तो पारदीप उड़ीसा में है। हल्दिया कहाँ है दोस्तों? तो हल्दिया जो है वो पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, मंगलौर जो है वो कर्नाटक में है। चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि कार्डियोलॉजी, हृदय का संबंध जो है कार्डियोलॉजी से है। तो ब्रिक का संबंध किससे होगा? तो 16 का आंसर बी होगा, नेफ्रोलॉजी से। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको 43 नंबर मिलेगा। चूंकि इसके बीच में जो है वो सारे के सारे मैथ और रीजनिंग के प्रश्न थे, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? कहता है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठे, एक बार फिर से देख लेंगे, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या विद्यार्थियों के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। अच्छा, मतलब इस तरह इसको किस प्रकार का रोग है? तो ध्यान में रखेंगे, मायोपिया रोग है। तो ऐसे भी आंख में जो होता है ना, वो 2 प्रकार का जनरली जो है वो रोग कौन कौन सा होता है उसके बारे में हम आपका जिक्र कर ले। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, अबिंदुकता और जिसको जरा दृष्टि दोष, जिसको प्रेस मायोपिया कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम ये भी चीज बता दें कि मायोपिया के उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो मायोपिया के उपचार के लिए जो है दोस्तों अवतल लेंस का यूज किया जाता है, जबकि हाइपर मायोपिया के उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अबिंदुकता के लिए बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है, जबकि प्रेस बायोपिया, क्या है? प्रेस बायोपिया यानी जिसको आप जर्रा दृष्टि दोष कहते हैं, उसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग
किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। 44 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 44 का, ऑप्शन नंबर 2। हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं बल्कि जो बर्नौली के सिद्धांत पर ये काम करता है। तो बाकी जो है वो जहाजों और पनडुब्बियों का डिजाइनिंग, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, ये तीनों के तीनों जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है, जबकि ये बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। 45 कहता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच का होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में थोड़ा सा जान ले, तो यानी समझ लीजिए कि पहले कि दो पिंडों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना द्रव्यमान के बीच में, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह का चक्कर लगाना, आखिरकार वो अपने एक्सिस पे क्यों चक्कर लगा रहा है, वो इसलिए कि ताकि उन दो सब के बीच में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें कि गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। आप साफ साफ शब्दों में कह लें कि न्यूटन के थर्ड लॉ को जो है ये फॉलो करता है। साथ ही साथ ये प्राकृतिक में सबसे कमजोर बल है। सब प्राकृतिक में सबसे कमजोर बल कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। मैंने आपको पिछले सेट में कई बार आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी का वैल्यू बताया है। आज कैपिटल जी का तो मैं वैल्यू बता दूंगा कि 6 पॉइंट कितना होता है जी, 11 इंटू 10 टू की पावर -11 होता है। इस चीज को ध्यान, 6.06 होता है दोस्तों, 67। इसके बाद 6.067 इंटू 10 टू की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, लेकिन आप स्मॉल जी का वैल्यू मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। कहता है कि मानव की आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। अभी तो मैंने बताया कि मायोपिया जो है वो मानव के निकट दृष्टि दोष को बताता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया कहते हैं। और ये सब के उपचार में किस किस लेंस का प्रयोग किया जाता है अभी मैंने आपको जस्ट बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 47वां प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, तो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका वर्ण विक्षेपण या वर्ण का प्रकीर्णित जो है वो बहुत कम होता है। ये चीज मैंने आपको कई बार बताया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसके वजह से इसका प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है दोस्तों, 7800 एंगस्ट्रॉम। ये लगातार मैं 2, 3, 4 सेट से बता रहा हूं। जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए ये वर्ण विक्षेपण ज्यादा होता है। यानी इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 4200 एंगस्ट्रॉम। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अस्त होते हुए सूर्य का रंग का लाल होना। अच्छा, इस चीज को फिर हम आपको बता दें कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। 49वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। कहता है कि ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व रो है, तो यह मध्य दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ। अगर हम आपसे सवाल पूछ दें कि ध्वनि जो है वो किस प्रकार का तरंग है, तो आप ध्यान आंसर लगाएंगे अनुदैर्घ्य तरंग। लेकिन ये गैस में, लेकिन ठोस में जो है वो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों के जैसा ये कार्य करता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ध्वनि के चाल पर कभी भी आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्या दोस्तों को देखेंगे। कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28131 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर 1। कितना, क्रोमियम। क्रोमियम का अच्छा परमाणु संख्या कितनी है, तो क्रोमियम की परमाणु संख्या 24, जबकि कॉपर की जो परमाणु संख्या दोस्तों कितनी है, 29। और सिल्वर की परमाणु संख्या दोस्तों कितनी है, तो 47। और पोलैडिनियम की जो परमाणु संख्या है जिसको पीडी से डिनोट किया जाता है, इसका है 46। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, कहता है कि डैश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है, यानी कौन सा, तो उत्तर पूर्वी, तो झूमिंग कृषि। वैसे हालांकि ये नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब मेघालय इत्यादि जो क्षेत्रों में यानी सेवन सिस्टर वाले एरिया में झूमिंग नाम का, जिसको आप झूम के भी नाम से जानते हैं, कृषि की जाती है। वैसे और अलग अलग क्षेत्रों में झूमिंग कृषि को यानी स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे बात कर ले हम राजस्थान की, तो राजस्थान में जो है इसे वाता के नाम से जाना जाता है। जो स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है राजस्थान में, वाता के नाम से जाना जाता है। जबकि आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पोडू, पोडू कह लीजिए, या फिर आपको पेड़ा मिलेगा, पेड़ा, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में। अच्छा, पश्चिमी घाट में, तो पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है, ये स्थानांतरित कृषि की बात की जाती है। अच्छा, झारखंड में क्या है, तो झारखंड में कुरुआ, क्या, झारखंड में कुरुआ टाइप की जो है स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। कहता है कि धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। ये देख लेंगे कि ये सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। किस पर्वतमाला की, तो सतपुड़ा पर्वतमाला की। आपसे पूछेगा, ध्यान में रखेंगे। अगर हम आपसे पूछ दें कि सतपुड़ा जो श्रेणी है वो किस प्रकार का पर्वत है, तो एक ब्लॉक पर्वत है, ये भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ सतपुड़ा श्रेणी जो है वो नदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी किसके किसके बीच में है, तो नर्मदा, हाँ, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इतनी सारे फैक्ट मैंने आपको धूपगढ़ की पहाड़ियों से संबंधित और सतपुड़ा की पहाड़ियों से मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। कहता है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, नवादा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगर इसका पूछेगी काकोलत जलप्रपात की, सॉरी माफ कीजिएगा, काकोलत जलप्रपात का जो ऊंचाई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 48 मीटर, 48 मीटर, यानी 160 फीट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि मारे गए गुलफाम, क्या, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, फणीश्वरनाथ रेणु। और भी हम फणीश्वरनाथ रेणु का देख ले रचनाएं, तो उसमें क्या था, मैला आंचल, क्या, मैला आंचल, परती, जुलूस, मैला आंचल, परती, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू, पलटू राम नहीं याद रखेंगे, पलटू बाबू इत्यादि, ये सब जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु का रचनाएं हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है क्या बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित की गई, तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है बिहार विभूति उपनाम से किसे जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर 2, बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। जबकि बिहार के श्री कौन, श्री कृष्ण सिंह और सत्येंद्र नारायण सिंह को जो है वो छोटे साहब के नाम से जाना जाता था, ध्यान में रखेंगे, छोटे साहब सत्येंद्र नारायण सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, 57 कहता है कि एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है, तो लेबनान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, बेरूत। अच्छा, हनोई किस देश की राजधानी है, तो वियतनाम की राजधानी जो है वो हनोई है। निकोसिया किसकी राजधानी है, तो साइप्रस की राजधानी जो है वो निकोसिया है। जबकि यमन की राजधानी जो है वो साना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है मराठों और अफगानिस्तानों के शासक अहमद शाह दुर्रानी, क्या अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, 1761 ईस्वी में। कब, तो 14 जनवरी, ध्यान में रखेंगे 14 जनवरी, एग्जैक्ट डेट याद रख लीजिए, काम देगा आपको। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत की तृतीय युद्ध हुई थी, ठीक है। अगर हम पहले युद्ध की बात कर ले तो पहला युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल, हाँ 21 अप्रैल 1526 को किसके किसके बीच में, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। दूसरा जब कब हुआ था, तो दूसरा हुआ था 5 नवंबर 1556 को, किसके किसके बीच में, तो अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें कहा जाता है कि धोखा से अकबर जीता था इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, 59वां प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि जापान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो जापान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों सदस्य बना 1956 ईस्वी में। अगर हम जान ले कि संयुक्त राष्ट्र संबंध से थोड़ी सी फैक्ट, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को। अच्छा, भारत इसका सदस्य कब बना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भारत इसका सदस्य बना 30 अक्टूबर
कब? 30 अक्टूबर 1945 को, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब हम आपसे पूछ लें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो पहले 192 थी, अभी एक और जुड़ गया है जिसका नाम दक्षिणी सूडान है, ध्यान में रखेंगे। 193वां सदस्य देश कौन है? दक्षिणी सूडान। यानी कुल यूएनओ में सदस्यों की संख्या, देशों की संख्या कितनी है? 193। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 160 क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कांडला बंदरगाह। अच्छा, कांडला बंदरगाह है कहाँ? तो गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। अच्छा, तुतिकोरिन कहाँ है? तो तुतिकोरिन जो है दोस्तों तमिलनाडु में है, ध्यान में रखेंगे। और एक और है क्या इसमें? कोचिन बंदरगाह कह लीजिए या कामराजा बंदरगाह दिया हुआ इसमें। तो कामराजा बंदरगाह की अगर जिक्र करें तो कामराजा का ही नाम जो था वो बदल करके, जो इसका एन्नौर नाम को बदल करके कामराज कर दिया गया है। पहले एन्नौर बंदरगाह था, अब कामराजा कर दिया गया है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? 62 कहता है कि 1939 में क्या है? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आंख बंद करके आप आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे तो ये कहाँ? कानपुर के निकट एक उन्नाव नाम करके गांव था, वहीं पे इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। साथ ही ये कब हुआ था? तो 1939 में, ध्यान में रखेंगे, 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, 1939 में कौन सा? कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता में इस्तीफा देने के बाद, उस समय इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष इनको बनाया गया था, बाद में इन्होंने उसकी अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया, फिर इसके बाद जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अच्छा, इनका जन्म जो है कब होता है? तो 23 जनवरी जो है सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी 1897 का इनका जन्म है। तो 23 जनवरी यानी इनके जन्म के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को है जो है एक दिवस के नाम में से एक दिवस भी मनाया जाता है, जिसको पराक्रम दिवस कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। यानी आपसे पूछ देगा कि पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? तो सुभाष चंद्र बोस। कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। 63 क्या कहता है दोस्तों? हाँ, 63 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से दोस्तों कौन सा संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 63 का? ऑप्शन नंबर 2, कितना? 300 का ए, 300 का ए, यानी संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार के भाग 3, किसे? भाग 3 से निकाल करके भाग 12 में विधिक अधिकार में परिवर्तित करके अनुच्छेद 300 के ए में इसको अंतर्गत स्थापित कर दिया गया था, यानी रख दिया गया था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अच्छा, अनुच्छेद 322 के बारे में जान ले। तो 322 क्या कहता है? तो इसके तहत जो है लोक सेवा आयोगों के व्यय का ब्यौरा है, इसमें लोक सेवा आयोग के व्यय का ब्यौरा है, इसमें ध्यान में रखेंगे। अच्छा, 292 क्या है? ऐसे तो 292 बहुत सही लॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। 292 सॉरी बता ही देते हैं। तो 292 जो है केंद्र सरकार के द्वारा ऋण यानी कर्ज लेने पर ऋण लेने से संबंधित है ये, जबकि 293 जो है में राज्यों द्वारा ऋण लिए जाने से संबंधित है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? मिश्रित कृषि का मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना ही जो है वो मिश्रित खेती कृषि का विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? कहता है कि कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक का जो सदस्य दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 केन्या जो है ओपेक का सदस्य नहीं। अच्छा, ओपेक का थोड़ा सा फुल फॉर्म जान ले। तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? तो ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें टोटल 13 देश हैं। कितने देश हैं दोस्तों? 13 देश हैं, जिसमें केन्या का नाम नहीं आता है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रेड क्लिफ लाइन भारत और चाइना के बीच में नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, अच्छा, रेड क्लिफ की अध्यक्षता में इसका सीमांकन कब किया गया था? 1947 में, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कर
केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा कर है जो दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर 4, वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क जो है केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महेंद्रगिरी जो है दोस्तों वो पूर्वी घाट में स्थित है। अच्छा, ये महेंद्रगिरी जो है ध्यान में रखेंगे पूर्वी घाट की दूसरी यानी सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली ऊंची चोटी कौन है? तो पहली ऊंची चोटी का नाम आप लिखेंगे क्या है? जिंडागढ़। क्या? जिंडागढ़ दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। और दूसरा कौन है पूर्वी घाट का? महेंद्रगिरी। अच्छा, जिंडागढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो जिंडागढ़ की जो दोस्तों ऊंचाई है वो 1690 मीटर है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर की बात कर ले तो दक्षिणी भारत की सर्वोच्च शिखर कौन है? अनाईमुडी है। क्या? अनाईमुडी। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 2695 मीटर, जबकि दूसरी जो है वो डोडा बेटा है। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी दक्षिणी भारत की डोडा बेटा है, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, ध्यान में रखेंगे। तो इतनी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको इससे संबंधित बताया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 69 नंबर कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, 108। मैंने ठीक इससे पहला सेट जो कि आप जाइए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो आपको मैंने इसमें एक्सप्लेन करवा दिया है उसमें कि 126 क्या बताता है, 122 क्या है, 193 क्या है, सॉरी 93 क्या है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल जो 93 है दोस्तों, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष है ना की नियुक्ति का प्रावधान करता है आर्टिकल 93। अच्छा, 122 में क्या है? तो 122 जो है कहता है कि अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी। अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगी। 126 में क्या है? इसमें आचार संहिता के बारे में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? 70 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो इसका जो लंबाई है वो लगभग 7000 किलोमीटर है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ये एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कितनी लंबाई है इसकी? 7000 किलोमीटर। अच्छा, ये किस प्रकार की पर्वत है दोस्तों? तो ध्यान में रखेंगे, नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, जिसको आप बलित पर्वत भी कहते हैं। अगर हम आपसे पूछ दें कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एकांकागुआ। क्या? एकांकागुआ। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ये जो है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा गया, यानी किस सूची के अंतर्गत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? ऑप्शन आपका दिया हुआ है, विराट कोहली दिया हुआ है, MS धोनी दिया हुआ है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर दिया हुआ, शिखर धवन। तो आंसर लगाएंगे शिखर धवन को कभी भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला। अच्छा, तो देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर साहब को कब मिला है? तो 1997 से 98 के टाइम में। विराट कोहली को कब मिला? तो 2018 में। इसके बाद 2020 में किसे मिला था? रोहित शर्मा को 2020 में। जबकि MS धोनी साहब को कब मिला था? तो 2007 ईस्वी में। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे पहले किसे मिला खेल रत्न पुरस्कार? तो 1991-92 में। क्या? 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले मिला था। ध्यान में रखेंगे, विश्वनाथन क्रिकेट के क्षेत्र में नहीं बल्कि प्लेयर के क्षेत्र में, जो कि ये चेस खेलते हैं। विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? कहता है कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? जो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, मुखिया और उप मुखिया के दोनों। अगला प्रश्न 74 नंबर देखेंगे दोस्तों। 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है
कि नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, यानी नगरपालिका से संबंध जो है वो किस अनुच्छेद में नगरपालिका की चर्चा की गई है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 243 के पी से लेकर के जेड जी तक। अगर आप चाहें तो सारे अनुच्छेद को, यानी इसके बीच में जो है वो टोटल 7 अनुच्छेद आते हैं, सारे को बारी बारी सब सुन लीजिए, आपको काम देगा। आर्टिकल 243 पी, अनुच्छेद 243 पी परिभाषा को बताता है, किसके? नगरपालिका के परिभाषा को बताता है। 243 का पी नगरपालिका के परिभाषा को, 243 का क्यू नगरपालिका के गठन को, ठीक है। इसके बाद क्या है? 243 का आर संरचना को, नगरपालिका के संरचना को, एस वार्ड समितियों के गठन और संरचना को। 243 का टी क्या बताता है? तो ये स्थानों के आरक्षण को। 243 यू क्या बताता है? तो नगरपालिका का अवधि को बताता है। और अनुच्छेद 243 जेड जी क्या है? वो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्णन को बताता है। तो मैंने इतने सारे आपको आर्टिकल्स बता दिया, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? कहता है कि बांग्लादेश किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1971। इसके बारे में जान ले तो बंटवारे के समय यानी 1947 में जो है ना, पाकिस्तान 2 भाग में बट गया। कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। एक तो कि पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। वो पूर्वी पाकिस्तान क्या था? वो बंगाल के जो है मुस्लिम बहुल इलाके से कट करके बना हुआ था। किसे? जो कि बंगाल, जो कि आज भारत का हिस्सा है, वो पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों से काट करके बना हुआ था। बाद में 1971 ईस्वी में जो है शेख मुजीबुर रहमान, किसने? शेख मुजीबुर रहमान जो है ना, के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग हो गया और आज वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए तो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राप्ती नदी, माफ कीजिएगा, राप्ती नदी जो है वो घाघरा की सहायक नदी है। अच्छा, घाघरा की और नदी को और भी दूसरे नदी के भी नाम से जानते हैं, वो कौन सा है? तो कारनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस नदी का आप नाम बदल करके जो है घाघरा को वो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है इसका नाम बदल करके सरयू नदी रखा है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, और भी हम थोड़ा सा इसके सहायक नदियों के नाम जान ले तो ध्यान में रखेंगे, कुआना, राप्ती, क्या नाम है दोस्तों? कुआना, राप्ती, जिसका चर्चा किया हुआ है, छोटी गंडक, है ना, इत्यादि। ये सब सारे के सारे जो है वो घाघरा नदी के सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? कहता है कि अशोक रुद्र एवं एएस माने मंडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है, यानी कौन सी योजना है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछते हैं, और पूछेंगे तो निश्चित इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आप उससे अनजान होंगे। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का, वो ऑप्शन नंबर 2, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो अशोक रुद्र और एएस माने मॉडल पर आधारित थी। अगर हम आपसे प्रश्न कर दें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपका आंसर क्या होगा? हैरोल्ड डोमल मॉडल। क्या? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? 78 कहता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान में रखेंगे, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, बिल्कुल सही। शरणार्थियों का पुनर्निवास, बिल्कुल सही। खाद्यान्नों के मामलों में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्रभाव प्राप्त करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। वैसे तो जो है वो मेन फोकस कृषि पे किया गया था, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? 79 कहता है, हाँ 79 कहता है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, होयसल मंदिर समूह। ये कहाँ है? कर्नाटक में है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। अच्छा, पश्चिम एक और जो है दोस्तों, ये तो 42वां हो गया। 41वां कौन सा था? तो पश्चिम बंगाल के यानी वेस्ट बंगाल के एक वीरभूम जगह था, ठीक है, वीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन, ठीक है, कौन सा? शांति निकेतन को जो है यूनेस्को के द्वारा 41वां विरासत स्थल जो है वो शामिल किया गया। अच्छा, 40वां आपसे पूछ दे तो 40वां कौन था? तो 40वां जो है वो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध जो है
आप नाम जानते होंगे, स्थल का नाम जानते होंगे, धौलावीरा। इसको 40वां जो है वो यूनेस्को में इसको शामिल किया गया, ठीक है, धरोहर में शामिल किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ब्रेंडन फ्रेजर। अच्छा, किस मूवी के लिए? ध्यान में रखेंगे 80 का आंसर क्या है, तो किस मूवी के लिए? तो द व्हेल। क्या? द व्हेल के लिए जो है इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। आप ध्यान में रखेंगे, भारत में एक मूवी थी, बनी हुई थी जल्दी में, क्या? RRR, नाम तो बहुत ही सुना होगा आपने। तो RRR के एक गाना था नाटू नाटू, ठीक है। इन्होंने भी जो है वो 95 कितना 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जो है वो ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीता। जबकि एक और मूवी थी जिसको शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी के नाम से भी जो है वो ऑस्कर जीता, वो भारत की कौन सी मूवी थी? द एलिफेंट विस्पर्स। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? कहता है, हाँ 81वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहां लॉन्च किया गया? तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? 82 कहता है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है 83 नंबर देखेंगे दोस्तों, 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अच्छा, आपसे पूछ दे कि स्थापना बिहार का जो है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस। आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन रहेगा, एक 22 मार्च और दूसरा 22 अप्रैल। कभी भी ये दोनों साथ नहीं छोड़ता है, ऐसा महसूस होता है जैसे दोनों चचेरा भाई हैं। तो 22 मार्च को जो है वो बिहार दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 अप्रैल को जो है दोस्तों वो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है? कहता है कि भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्या चंद राय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 82। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102, जो कि आपको फिर बीच में रीजनिंग और मैथ आया था। तो 102 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? कहता है कि भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल का जो है दोस्तों नामकरण का जो आधार है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। यह प्रोटीन के स्थान पर ड्यूटोरियम यानी डी का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी होता है। अच्छा, हम आपसे बोल दें कि जो भारी जल का जो सामान्य सूत्र हो जाता है वो क्या हो जाता है? D2O, यानी H2O में H को रिप्लेस करके D यानी ड्यूटेरियम आ जाता है। ये किसका है? हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, हम आपसे पूछ दें कि भारी जल का खोज किसने किया था? तो भारी जल का खोज किसने किया था दोस्तों? तो ध्यान में रखेंगे, यूरे ने। किसने? यूरे ने जो है 1932 ईस्वी में जो है भारी जल का खोज किया था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब आपसे सवाल कर दें कि भारी जल का जो है वो उद्योग संयंत्र कहाँ स्थित है इंडिया में? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? उड़ीसा। उड़ीसा में जो है वो भारी जल का संयंत्र है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अभिक्रिया Fe3+ में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस में एक अभिक्रिया दिया हुआ है। ये रासायनिक केमिकल फॉर्मूला है, सॉरी इक्वेशन है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 होगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 104 का प्रश्न देखेंगे। क्या कहता है 104 नंबर? कहता है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है? 105 नंबर क्या कहता है प्रश्न दोस्तों? कहता है कि COOH, हाँ COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? आप पढ़े होंगे 12th में फंक्शनल ग्रुप, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, कीटोन का क्या होता है? तो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है तो ग्रेटर देन C, ठीक है, ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड O। अच्छा, इसमें हम आपको एल्डिहाइड का बता दें तो CHO, ठीक है, अल्कोहल का बता दें तो OH। ये सब हमेशा जो होता है वो प्रत्यय के रूप में आगे लगते हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है? कहता है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है वो किससे बंधे होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 अन्य कार्बन
परमाणुओं से बंधे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि कार्बन जो है वो डायमंड का एक अपरूप है, ठीक है, जिसको कार्बन को जो है वो सार्वभौमिक तत्व भी माना जाता है। कार्बन जो है वो आवर्त सारणी में कौन से वर्ग के सदस्य है, तो ये 14वें वर्ग का सदस्य है, इस ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अच्छा, हीरा जो है चमकीला कैसे होता है, तो क्या कारण है कि हीरा चमकीला, तो ध्यान में रखेंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से जो है हीरा बहुत अधिक चमकता है। साथ ही साथ कौन सा ऐसा किरण है जो हीरा को भी क्रॉस कर जाता है, तो एक्स किरण जो है यानी एक्स रे जो है वो हीरा को क्रॉस कर जाता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है, कहता है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न कौन सी गैस निकलती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अमोनिया गैस। यही वजह है कि जैसे ही आप ऐसे टॉयलेट आप जैसे ही रिलीज करते हैं तो तुरंत टॉयलेट जो है वो दुर्गंधित नहीं होता है, बल्कि जैसे ही न्यूमोनिया बाहर आता है अमोनिया, वो क्या करता है कि एयर से साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद उसको दुर्गंधित बना देता है। तो इसका ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108, एक कार्बन क्रेडिट में कितने शामिल होते हैं, तो क्या पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109, कहता है कि लयन काय, जिसको आप लाइसोसोम भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, लयन काय के लिए खोज के लिए डुबे यानी सीडी डुबे किस वर्ष नोबेल पुरस्कार जीता, इनका नाम डुबे नहीं सिर्फ सीडी डुबे है। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, कब, 1974 में, ऑप्शन नंबर 3 जो है इन्होंने जीता था, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, लाइसोसोम को एक और नाम से जाना जाता है जिसको आत्मघाती थैलियां, ठीक है, आत्मघाती थैलिया के भी नाम से इसको जो है जाना जाता है। अच्छा, जबकि राइसोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री के भी नाम से जाना जाता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है, कहता है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है, तो श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अच्छा, हेपेटाइटिस क्या होता है, तो हेपेटाइटिस जो है वो वायरल डिजीज है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों, आयराइटिस क्या है, तो आयराइटिस जो है वो आंख के बीच में जो झिल्ली उपलब्ध होता है उसमें सूजन के कारण उत्पन्न होने वाला है एक रोग है। तो आयरिस से आप आयराइटिस याद रखिएगा जो कि आंख को प्रभावित करता है। अच्छा, गैस्ट्राइटिस, हाँ गैस्ट्राइटिस क्या है, तो ये अमाशय के भीतरी दीवार में सूजन के कारण उत्पन्न होने वाला ये एक रोग है। तो गैस्ट्रिक जूस कहाँ बनता है, तो अमाशय से रिलीज होता है। तो गैस्ट्रिक से आप याद रखेंगे, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारा चीज को रट के ही याद किया जाए, बल्कि उसमें कुछ थेथोलॉजी भी लगाइए, लेकिन रटिए। मुझे बस सिर्फ एक सीट का काम है, मुझे प्रचंड विद्वान बनने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। 111 कहता है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भीति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मोलिसिस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, कहता है क्षय रोग किसके कारण होता है, तो क्षय रोग किसके कारण होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, ये क्षय रोग क्या यानी बैक्टीरिया के कारण, क्षय रोग मतलब यहाँ पे टीबी के बारे में बोल रहा है। तो ये कौन सा, ये तो बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा बैक्टीरिया का नाम क्या है इसका, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसे बचने के लिए बच्चों में कौन सी टीका लगाई जाती है, तो बीसीजी की टीका लगाई जाती है, चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, 113 कहता है कि रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है। तो किस प्रकार के उत्तक का जो है दोस्तों, तो जो रक्त है वो एक संयोजी उत्तक है। किस प्रकार का उत्तक है, संयोजिक उत्तक है। आपको मैं ये बता दूं कि रक्त जो है, रक्त के 2 प्रमुख घटक हैं। कितने प्रमुख घटक हैं, 2 प्रमुख घटक हैं। एक तो प्लाज्मा, एक क्या है दोस्तों, प्लाज्मा, और दूसरा रक्त कणिकाएं। एक प्लाज्मा, दूसरा रक्त कणिकाएं। अच्छा, प्लाज्मा जो है वो हमारे शरीर में प्लाज्मा का भाग कितना होता है, तो रक्त का जो है 55% जो है वो प्लाज्मा पाया जाता है, जबकि 45% भाग में जो है रक्त कणिकाएं पाए जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप याद रखेंगे कि लाल रक्त कणिकाओं को और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों इरिथ्रोसाइट। क्या, इरिथ्रोसाइट के भी नाम से लाल रक्त कणिकाओं को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है, कहता है कि अस्पाइगोरा और प्लेनेरिया में होता है, क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुनर्जनन। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115, कहता है कि अस्थि के आधार द्रव्य ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 62%। इसके बारे में थोड़ा सा और जान ले, तो कार्बनिक पदार्थ तो 62 हो गए, तो अकार्बनिक 62, तो कार्बनिक कितने हो जाएंगे 38%, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अस्थि जो होता है
वो किसके बने होते हैं, यानी हड्डी, बोन्स। तो बोन्स जो होते हैं वो ट्राई कैल्शियम, किसके, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ अस्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो अस्थि कोशिकाओं को जो है दोस्तों ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान में रखेंगे और लिख लीजिए, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स भी इन्हें कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अभी एक क्वेश्चन जो है आज के सेशन के लास्ट में, अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन जो है आपको छोड़ता हूं कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली हड्डी को हम क्या कहते हैं, यानी जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं। इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आप अपना जो तैयारी है वो बहुत ज़ोर शोर से लगे होंगे। कभी भी आप निरंतरता मत छोड़िए। अगर आप निरंतरता छोड़ेंगे आपकी सीट आपसे उतना ही दूर चले जाएगी। कल चौथा सेट लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।